हाय, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद वीरू सिंह पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं 30 प्रश्न लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आइए मैं चर्चा करता हूँ विस्तृत व्याख्या के साथ एक एक प्रश्न को लेकर। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता अधिवेशन 1928, लखनऊ अधिवेशन 1936, रामगढ़ अधिवेशन 1940। अब जवाहरलाल नेहरू ने 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की है। जवाहरलाल नेहरू का पहला अधिवेशन पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन में 2 अधिवेशन ऐसे हैं जो जवाहरलाल नेहरू ने किए हैं। पहला है ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन, दूसरा है सी लखनऊ अधिवेशन। ये दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसका सही जवाब होगा इस प्रश्न का तो लाहौर अधिवेशन होगा, क्योंकि ये पहला अधिवेशन था। कलकत्ता अधिवेशन के बारे में बात करें तो ये मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, लेकिन ये प्रश्न महात्मा गांधी इसके बारे में नहीं है। ये इसमें पूछा जा रहा है कि वह भारतीय ईसाई कौन था जिसने लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो था केटी पॉल। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? वह राज्य था पंजाब, असम, बंगाल और बिहार। इस समय पंजाब ने स्वतंत्र राज्य के रूप में प्रस्ताव रखा था। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, पंजाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्य मोहरें किससे निर्मित थीं? हड़प्पा संस्कृति में बहुत सारी मोहरें चलती थी, जैसे लाल पत्थर की मोहर चलना, सेल खड़ी की मोहर चलना, और भी कुछ मोहरें प्रचलित थी। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि बहुसंख्य मतलब बहुत सारी संख्या में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सेल खड़ी से। बता दें कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी और जॉन मार्शल को जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि जैन तीर्थंकर पारसनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, वो किस से संबंधित थे? ऐसा कौन सा वो था जगह जहाँ से वो संबंध रखते थे? वाराणसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म, भक्ति को समान महत्व देता है? अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत, भगवत गीता या मीमांसा। इनमें से कौन है जो चाहता है कि जन्म, कर्म, भक्ति सभी के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? तो वो है भगवत गीता, जो समान महत्व देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, भगवत गीता। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था? खिज्र खां, याकूत खां, ऊधम खां, बहाउद्दीन खां। अब बलबन के बारे में जब हम किसी भी बुक से पढ़ते हैं तो उसमें सर्वप्रथम यही लिखा रहता है कि बहुद्दीन बलबन, बहुद्दीन बलबन। तो इसमें ऑप्शन में भी है बहुद्दीन बलबन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुद्दीन बलबन। अब बलबन के बारे में थोड़ा सा बता दें कि बलबन एक इलबरी तुर्क था। बलबन ने सिजदा और पापोस एक प्रथा शुरू की थी, जिसका अर्थ होता है घुटनों के बल झुककर अपने राजा के पाँव चूमना। इस प्रथा को आगे चलकर शाहजहाँ ने बंद करवा दिया था। शाहजहाँ अब बलबन के दरबारी कवियों में अमीर खुसरो और अमीर हसन ये प्रमुख कवि थे। उसके बड़े बेटे महमूद नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया चालीसा का गठन, ये चालीसा क्या है? 40 मतलब इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का गठन बनाया था, इकट्ठे किए थे 40 गुलाम गतिविधियों के लिए। उस गतिविधियों को ही हम चालीसा बोलते थे, जो कि इल्तुतमिश ने चलवाया था। इसको बलबन ने समाप्त कर दिया। बलबन का मकबरा दिल्ली में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला चलते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? बैरम खां, खिज्र खां, मुबारक खां, मोहम्मद शाह। तो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। अब खिज्र खां के बारे में थोड़ा सा। खिज्र खां सुलेमान का पुत्र था। खिज्र खां दिल्ली की सत्ता उसने दौलत खां लोधी को हराकर हासिल की और सैयद वंश की स्थापना की। मृत्यु के बाद उसके पुत्र मुबारक शाह खिलजी ने सत्ता ग्रहण की और कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो इसका इस सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह ने स्वेच्छा से दिल्ली की सत्ता को बहलोल लोदी के हाथों सौंप दिया और कहीं बाहर चला गया। बहलोल लोदी ने बहलोल वंश का संस्थापना की और बहलोल लोदी ही बहलोल संस्थापक रहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खिज्र खां। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसका सही जवाब इल्तुतमिश होगा। इल्तुतमिश ही पहला सुल्तान था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की थी। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश शमसी वंश का शासक था। बगदाद के खलीफा से इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा गया।
अगर पूछा जाए कि वास्तविक दिल्ली का संस्थापक किसे माना जाता है तो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इल्तुतमिश ने चालीसा का गठन, अभी बताया था कि 40 गुलामों का गठन इल्तुतमिश ने ही किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो मीनार बनवाई थी बख्तियार काकी की याद में, उसकी 5वीं मंजिल का निर्माण भी इसने ही करवाया था। इल्तुतमिश ने पूरा करवाया निर्माण। कहा जाता है कि बड़े बेटे की याद में, नसरुद्दीन की याद में इसने एक मकबरे का निर्माण करवाया जो आगे चलकर सुल्तानगढ़ी के मकबरे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके पुत्रों में रुकनुद्दीन, मौजुद्दीन और नसरुद्दीन और रजिया। अब यहाँ पे कुछ तुर्क थे जो अमीर तुर्क बोले जाते थे, वो रुकनुद्दीन को ही इन्होंने बनाया था राजा। लेकिन दिल्ली की जनता रजिया को बनाना चाहती थी कि रजिया शासक करे, लेकिन इसमें अमीर तुर्कों की वजह से रजिया सुल्तान नहीं बन सकी। लेकिन कुछ षड्यंत्र ऐसे हुए अमीर तुर्कों के कि जिससे रजिया सुल्तान को ही दिल्ली सल्तनत का कारभार संभालना पड़ा और भारत की दिल्ली सल्तनत की पहली सुल्तान रजिया सुल्तान बनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि दिल्ली की राजकीय भाषा क्या थी? उर्दू, अरबी, फारसी और हिंदी। तो इसकी सही ऑप्शन है इसका सी, फारसी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसकी राजधानी क्या थी? मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा अशोक, जिसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला, बोधगया, पाटलिपुत्र, सारनाथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र उदयन ने बसाया था। मौर्य वंश के प्रतापी राजा अशोक, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो पाटलिपुत्र उदयन ने बसाया था। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, माता का नाम सुभद्रांगी था, इनकी पत्नी का नाम कारूबाकी था। इनके पुत्रों में बात करें तो महेंद्र और संघमित्रा थे, जिसे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया था। कलिंग के 13वें युद्ध में अशोक ने नरसंहार को देखते हुए बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां। मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ की गई थी? 1930 मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में, कैम्ब्रिज पैम्फलेट में, सी 1940 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में नहीं आता है? 2009 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा चतुर्भुज स्वर्णिम योजना का शुभारंभ किया गया। इसमें 4 शहर थे, जो बड़े बड़े शहर थे 4, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। अब ये 4 शहर थे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। इनमें से 3 तो हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई नहीं है, लेकिन ये चंडीगढ़ अलग से है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, पूछा गया था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? सुमात्रा, बोर्निया, जावा, श्रीलंका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है। अब रेगुर मिट्टी को क्या बोला जाता है? रेगुर मिट्टी को बोलते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र में है। अब ऑप्शन में गुजरात है नहीं तो क्या करेंगे? महाराष्ट्र लगाएंगे ना। अब महाराष्ट्र में काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। काली मिट्टी को हम चरनोजा मिट्टी भी बोलते हैं, सोता जुताई वाली मिट्टी भी बोलते हैं। 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ये सोता जुताई वाली मिट्टी है। इसमें सबसे ज़्यादा खेती कपास की होती है। कपास को हम सफ़ेद सोना बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? बलुई दोमट, दोमट बालू, मटियार दोमट या दोमट। देखो दोमट मिट्टी में सबसे कम होती है, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बलुई दोमट। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है सघन वर्षा से, वन नाशन से, वन रोपण से, अतिचारण से। देखो सबसे ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। क्वेश्चन नंबर 18 का सी सही हो जाएगा, वन रोपण से। क्वेश्चन नंबर 19। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? गर्मियों में, बसंत ऋतु में, शीत ऋतु में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, शीत ऋतुओं में। क्वेश्चन नंबर 19। पृथ्वी की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग की जाती है? पृथ्वी की जो लेयर्स होती हैं वो 5 परतें होती हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, ये 5 परतें हैं। तो जो मौसमी घटनाएं होती हैं जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, ओलावृष्टि, ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल में हमारी वायुयान उड़ते हैं क्योंकि यहाँ टेम्परेचर समान रहता है। और जो ओजोन लेयर आती है वो समताप मंडल में ही पाई जाती है। क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन की परत को नापते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डॉप्सन। डॉप्सन होती है इसकी मापने की इकाई। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि दूर संचार प्रणाली के लिए उपयोग, तो आयन मंडल, आयन मंडल में ही हमारे सैटेलाइट उपग्रह आदि का उपयोग होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी।
ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मदर ऑफ पल्स बादल कहाँ पाए जाते हैं, तो समता मंडल में। क्वेश्चन नंबर 21, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी होती हैं? इसका ऑप्शन भूकंप से, सूर्य से, तारों से, चंद्रमा से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, चंद्रमा से ही ये महासागरीय जलधाराएं उठती हैं। जैसे ज्वार भाटा, ज्वार का मतलब होता है पानी का अपनी ओर आना और भाटा का मतलब होता है पानी का वापस जाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? खापोली, पाइकारा, मैटूर, सिद्राबाग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, सिद्राबाग। हाल ही में किसी परीक्षा में पूछा गया था कि कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है, क्या करता है प्रोटेम स्पीकर लोकसभा में? स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई का संचालन करना, सदस्यों को शपथ दिलाना, स्थापना पत्र रूप में स्वीकार का कार्य करना, जब स्पीकर के चुनाव की संभावना ना हो, केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वह सही है या गलत। नहीं, ये कार्य नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि सदस्यों को शपथ दिलाना, ये प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है। अभी याद दिला दें कि हाल ही में 17वीं लोकसभा का आयोजन हुआ, उसके प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार थे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे कि भारत में निम्न में से धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? धर्मनिरपेक्ष क्या दर्शाता है? इसकी क्या व्याख्या है? क्या कहता है धर्मनिरपेक्ष? भारत में अनेक धर्म हैं। क्वेश्चन नंबर बी, भारतीयों की धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। ऑप्शन सी, धर्मापालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है भारत, सेकुलर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, भारतीय आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किस वर्ष हुआ? 1947, 1991 में, 1956 में, 1966 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 1956 में। याद दिला दूं कि भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 1 वर्ष के लिए, 2 साल के लिए, 6 माह के लिए, 3 साल के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 3 वर्ष के लिए। अनुच्छेद 352 कहता है कि राष्ट्रपति आपातकाल लगता है। अनुच्छेद 356 कहता है राष्ट्रपति शासन लगता है जब देश में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब। 360 लगता है जब वित्तीय आपातकाल, देश में पैसों का अभाव हो, वित्तीय संकट हो, तो 360 लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, 9 माह के लिए। तो इसका सही जवाब हो सकता है बी, 3 माह के लिए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, भारत में हिंदू समृद्धि दर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जनसंख्या दर, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, जन्म दर, किस पर निर्भर करता है? तो इसका आकलन राष्ट्रीय आय से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण क्या है? ऊंची जन्म दर, विदेशी सहायता का नीचा स्तर, नीचा पूंजी उत्पाद अनुपात या ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। बीच में हमने कहीं नहीं बोला कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज आप तक पहुँच सके। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त रहें। जय हिंद।